हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और साथ में हमने कुछ बेसिक्स फार्मूला के बारे में भी बात की थी जो हम अपने एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम प्रैक्टिकली उन फार्मूलाज को एक्सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो इससे पहले वाली वीडियो है वो भी देख ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको आप अच्छे से जाके देख लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर अपने फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सैम्पल वर्कशीट ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमने कुछ स्टूडेंट्स के नेम और उनके मार्क्स ऐड किए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि जो हमारा इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है, वो थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और जो फ़ॉन्ट है इनके वो चेंज कर देता हूँ, बुकमैन ओल्ड स्टाइल। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लुक हमें इससे मिलेगा। और ऐसे ही जो मार्क्स हैं उनको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। जो अलाइनमेंट का टॉपिक है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक प्रोवाइड करना चाहें तो हम इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका जो ऊपर की हेडिंग है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ और इसके अंदर मैं जो इनके टेक्स्ट है उनको बोल्ड कर लेता हूँ। और जो नीचे की जो टेबल है, बाकी की टेबल है, उसको मैं थोड़ा सा नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको हल्का सा लाइट कलर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ जिससे मुझे इसका जो टेबल का लुक है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर जो ग्रिड लाइंस हैं उनको भी ऐड कर सकता हूँ जिससे मुझे सारी जो ग्रिड लाइंस हैं वो भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे हमारी जो टेबल है वो अच्छी दिखने लग जाती है। अब क्या करना है, हमें इनके जो मार्क्स हैं उनको सभी को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया था कि हर एक फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूँगा और जैसा कि आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे भी ऐड हो रहा है और जो फॉर्मूला बार है हमारी वहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला ऐड हो रहा है। अब हमें करना है यहाँ पे F1 से लेके F3 से लेके और I3 तक। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखूँगा सम और F3 और रेंज लूँगा मैं I3 तक। जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे मैंने F3 से I3 रेंज ली है उसी रेंज के अकॉर्डिंग जो मेरी सीट है उसके ऊपर एक चारों ओर एक आउटलाइन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा और जो मेरे को यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे टोटल उनका मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे आगे नेक्स्ट करके मैं यहाँ पे टोटल डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इसके जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 31 मार्क्स है इसके, अगर मैं 31 से इसके 35 करके एंटर करता हूँ तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक जो नंबर्स है वो ऐड होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। यही फ़ायदा होता है फॉर्मूला लगाने का। अगर मैं इन सीट के अंदर कोई भी चेंज करता हूँ तो वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाता है। और अगर मैं इसको सम न करके मैं इक्वल टू का साइन लगा के और इंडिविजुअल करना चाहता हूँ तो भी मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कर सकता हूँ। जैसे मुझे F3 करना है तो F3 सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, G3 किया, फिर प्लस का साइन लगाया, H3 लगाया, फिर प्लस किया और I3, और इस प्रकार सभी के मैं करके एंटर प्रेस करूँगा तो सेम रिजल्ट मुझे वहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सभी के डेटा हमें यहाँ पे एंटर किए हुए हैं और हमें इनका टोटल करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसमें भी ऑटोफिल का यूज़ करेंगे। ऑटोफिल के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, जो यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे तक ले आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप जो डेटा है वो वहाँ पे फिल हो जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं कोई रैंडम दूसरी रो सेलेक्ट करता हूँ तो अगर मैंने 14 वाली रो सेलेक्ट की तो उसके अंदर भी जो फॉर्मूला है वो F14 to I14 डिस्प्ले हो जाता है। ऑटोमेटिक जो सेल्स का एड्रेस है वो अपने आप इन्हीं के रिलेटिव चेंज हो जाता है जिसको हम सेल रेफरेंस का नाम देते हैं। सेल रेफरेंस के अंदर जो एड्रेस है इनका वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है जब हम अपने ऑटोफिल का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें इन सभी में से मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम नंबर मुझे निकालना है कहाँ से, J3 से लेके और जो लास्ट सेल है हमारी J27। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ इक्वल टू मैक्स फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। और कहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे रेंज लेनी है, कहाँ से मुझे लेनी है J3 से लेके और मैं कॉलम लगाता हूँ और मुझे लेना है यहाँ पे
J27 तक और एंटर प्रेस करूँगा। जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे हमारे जो 160 हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं मिनिमम का फार्मूला लगा सकता हूँ, इक्वल टू मिन, और मुझे लेना है यहाँ से, और मैं कोलन लगाऊंगा और जो सबसे लास्ट रेंज है वो रेंज मैंने सेलेक्ट की और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 104 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इस ऑटोफिल के साथ साथ मैं ऑटोसम का भी यूज कर सकता हूँ। मुझे इस पूरे के पूरे कॉलम का सम निकालना है तो मैं इस सबसे लास्ट वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और ऑटो सम के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑटो सम पे क्लिक करते हुए आप जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे रेंज है वो आ गई है और सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुका है, और मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरा सम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ऑटो सम के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। जैसे ही ऑटो सम के आगे जो एरो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। अगर मुझे नंबर काउंट करने हैं तो ऑटोमेटिक इक्वल टू काउंट यूज़ करूंगा और मैं जो रेंज है वो सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो जो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो 25 हमारे पास डेटा है, तो 25 यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। इस प्रकार हम अपनी जो एक्सेल शीट है उसके अंदर ऑटोसम और ऑटोफिल का यूज आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सेल के अंदर हम जब फॉर्मूले लगाते हैं और फॉर्मूला के साथ जब ऑटोफिल का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है सेल रेफरेंस। वैसे तो जो सेल रेफरेंस होता है वो सेल एड्रेस ही होता है, लेकिन अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो ये सेल रेफरेंस हमारा 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। फॉर्मूला लगाने के बाद उन सेल्स को ऑटोफिल करते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि जो एड्रेस है सभी सेल्स का वो ऑटोमेटिक उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो जब एड्रेस चेंज होता है तो उस रेफरेंस को हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसके अंदर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। देखो, जब हमने सबसे पहले इसके अंदर फार्मूला लगाया था तो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया था, इक्वल टू सम F3 से लेके I3 की रेंज, यानी कि जो ये वाली पूरी रेंज है इस पूरी की पूरी रेंज का मैंने यहाँ पे सम किया था। लेकिन जब मैंने इसको ऑटोफिल किया, नीचे तक मैं इसको लेके आया, तो जैसे कि आप देख रहे हो तो जब इस सेल के ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ दिखाई दे रहा है F3 I3। लेकिन जब मैं नेक्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो F3 और I3 की जगह पे यहाँ पे F4 और I4 आ चुका है। और अगर मैं J5 में जाके देखता हूँ तो ऑटोमेटिक F5 और I5 यहाँ पे आ गया है। यानी कि जो भी सेल में इस वाली कॉलम के अंदर सेलेक्ट करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस सेल्स हैं उनका जो एड्रेस है, उनकी जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। जब सेल्स के अकॉर्डिंग इनका जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है तो उस टाइप के रेफरेंस को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अगर मुझे किसी सेल का एड्रेस फिक्स करना है, सपोज करो मुझे इन सभी को 4 से डिवाइड करना है इनकी एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक सेल ली, इसको मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वल टू और J3 डिवाइडेड बाई, और मैंने इसमें किया K3 और एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरा यहाँ पे 31.25 यहाँ पे आ गया है। लेकिन जब मैं इसको नीचे तक फिल करता हूँ तो मेरा यहाँ पे देखो वही सेम प्रोसीजर आता है, डिवीजन बाय 0 एरर मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि जो बीच की सेल्स है ना उनका एड्रेस भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। देखो हम यहाँ पे देखते हैं तो J7 और K7 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जो अब ये सेल हमारी पूरी की पूरी खाली है और इन्हीं सेल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पिक हो रही है जो कि 0 है, इसलिए मेरे को यहाँ पे डिवीजन बाय 0 यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो एड्रेस है वो फिक्स कर देता हूँ। जैसा कि मैंने इस वाले में लगाया कि J3 और K3 यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब मैं इस K3 को फिक्स करता हूँ, तो फिक्स करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डॉलर साइन लगा देता हूँ और K के आगे भी और मैं 3 के आगे भी डॉलर साइन लगा देता हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि जो एड्रेस है इसका वो फिक्स हो जाता है। अब अगर मैं इसको नीचे तक लेके आता हूँ तो मेरा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा मुझे, क्योंकि अब मैं जब सभी किसी में भी देखूंगा तो मेरे का जो एड्रेस है जो K3 है वो यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो इस प्रकार का जो रेफरेंस होता है जो कि फिक्स होता है उस फिक्स्ड रेफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसके अंदर जो सेल का एड्रेस है वो फिक्स हो जाता है और वो चेंज नहीं होता। और इसके साथ साथ जो मिक्स्ड रेफरेंस होता है उसके अंदर हम उनका जो एड्रेस है उसको फिक्स नहीं रखते, उसमें से हम या तो कॉलम को फिक्स रखेंगे या फिर रो को फिक्स रखेंगे। इसके अंदर अगर मैं के से पहले वाला जो डॉलर साइन है उसको यहाँ से हटा के और तब एंटर करता हूँ तो मेरे को बिल्कुल सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं इससे नीचे की
जितनी भी डेटा है उसको उनको डिलीट करता हूँ और अब इनको मैं फिर से ऑटोफिल यूज़ करूँगा, तो मेरा यहाँ पे अब की बार भी बिल्कुल सही एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अब क्या है कि अब मेरा जो के कॉलम है, कॉलम हमारा पहले ही फिक्स है और जो इनकी रो है वो यहाँ पे मैंने मैन्युअली फिक्स कर दी है। जो थर्ड रो है वो मैंने यहाँ पे मैन्युअली फिक्स कर दी है। इस प्रकार के रेफरेंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, जिसके अंदर एक चीज़ फिक्स होती है और दूसरी वेरिएबल होती है जो कि चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिक्स रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में हमने सेल रेफरेंस के बारे में भी बात की कि कितने सेल रेफरेंस कितने प्रकार की होती है और किस सेल रेफरेंस का हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और इसे आगे आने वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।